नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज थी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज। इस सीरीज में हम पूरे इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहे थे। टॉपिक वाइज हमने भारतीय भूगोल के एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर किया, उनको विस्तार से समझा, आसान भाषा में सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास किया। इस सीरीज की हमारी अभी तक 33 क्लासेस हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने भारत के भौतिक स्वरूप को देखा, भारत के नदी तंत्रों को देखा, यहाँ की झीलों को, यहाँ की मिट्टियों को, यहाँ के मानसून के बारे में, यहाँ के जलवायु के बारे में, यहाँ के उद्योगों के बारे में, परिवहन के बारे में, जनसंख्या के बारे में अलग अलग क्लासेस में हमने डिटेल से यहाँ पर बात करी है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी सीरीज की जो हमारी लास्ट वीडियो है, जिसमें हम भारत की प्रमुख प्रजातियां और जनजातियों के बारे में बात करेंगे, और इस वीडियो के साथ हमारी एक और सीरीज जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी के इससे पहले की हमारी क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन 34 वीडियोस के माध्यम से भारतीय भूगोल आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में जैसे मैंने कहा, हम भारत की जनजातियों और प्रजातियों के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें भारत की प्रजातियों से संबंधित देख लेते हैं। यहां से आपके पास फैक्ट बेस पर क्वेश्चन आता है। कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। देखिए, भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह कौन था? सीधा फैक्ट बेस पर क्वेश्चन बनेगा। भारत आने वाला जो पहला प्रजाति समूह माना गया है वो नीग्रो समूह को माना जाता है। यानी जो नीग्रो है, जिनको निग्रोटो भी कहते हैं, यह प्रजाति भारत आने वाली पहली प्रजाति मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये भारत में आए, और इनके बाद भूमध्य सागरीय प्रजातियों का आगमन भारत में हुआ। सबसे अंत में नॉर्डिक प्रजाति का आगमन हुआ। इनका क्रम लगाने को आता है तो सबसे पहले भारत में निग्रो, उसके बाद प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, उसके बाद भूमध्य सागरीय और फिर नॉर्डिक। दूसरा क्वेश्चन आपका बना, क्रम लगाइए, तो क्रम आप अब आसानी से लगा लेंगे। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड था और ये भूमध्य सागरीय थे, इन दोनों ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत करी थी। सवाल आपके पास बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत या हड़प्पा सभ्यता मुख्य तौर पर किन प्रजातियों ने शुरू करी थी? दो प्रजातियों का नाम याद करेंगे, एक है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और एक है भूमध्य सागरीय प्रजाति। ठीक है। जो प्राप्त हमें साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनके आधार पर हड़प्पा काल में मुख्य तौर पर 4 प्रकार की प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, एक है भूमध्य सागरीय, जिन्होंने मिलकर हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किया। इन दोनों के अलावा हमें अल्पाइन और मंगोलाइड के भी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। ठीक है। तो हमने एक छोटा सा पैराग्राफ यहां पर देखा, उसके नोट्स कवर किए। कितने सारे क्वेश्चन आपके बने? भारत आने वाला पहला प्रजाति समूह नीग्रो, क्रम लगाइए तो नीग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय और नॉर्डिक। ठीक है। तीसरा सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किन प्रजातियों ने किया? तो आप कहेंगे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और भूमध्य सागरीय। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी प्रजातियां थी वो भी हमने देखा कि 4 प्रजातियों के साक्ष्य हमको मिले हैं। ठीक है। डॉक्टर BS गुहा ने भारतीय उपमहाद्वीप के मानव जनसंख्या को 6 मुख्य प्रजातियों में विभक्त किया है। देखिए, जो डॉक्टर BS गुहा हैं, इन्होंने भारतीय जनसंख्या की जो नस्लीय संरचना है इसके ऊपर गहन अध्ययन किया। एक प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक हैं जो डॉक्टर BS गुहा हैं। इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जनसंख्या को 6 प्रजातियों में बांटा। कौन कौन सी हैं? निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरीय। 5वां है चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष जिनको कहा गया, और छठे नॉर्डिक। तो इनको आपने ध्यान रखना है। अब इन 6 के बारे में, क्योंकि पूरे एशिया की आबादी जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी आबादी को 6 प्रजातियों में बांटा गया। अब इन प्रजातियों के बारे में एक एक चीजें को देखेंगे कि यह कौन सी प्रजाति भारत के किस इलाके में होती है। ठीक है। सबसे पहले निग्रो की बात कर लेते हैं। निग्रो या निग्रोटो, इनका जो मुख्य स्थल है भारत में अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस प्रकार के इलाकों में, इन इलाकों में ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। भारत आने वाला पहला प्रजातीय समूह कौन था? वो नीग्रो था।
इस प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि अफ्रीका से माइग्रेट होकर के भारत में आई थी, यानी वहां से आई थी। ज्यादातर आपके जो अंडमान निकोबार है उन इलाकों में हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरी प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। मध्य और दक्षिण भारत के जंगलों, वहां के पहाड़ी क्षेत्रों में और उत्तर भारत में जो हमें प्रजाति मिलती है उसी को कहा गया है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, इनसे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता कि इनकी विशेषताएं बताइए, किनकी नाक चौड़ी होती है, किनकी नाक चपटी होती है, इतना ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। बस कितने प्रकारों में बांटा गया, कितने भागों में बांटा गया, 6 भाग, उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया, कौन कहां पर ज्यादा निवास करता है। जैसे नीग्रो आप ज्यादातर अंडमान निकोबार के बारे में कहेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आप मध्य और दक्षिण भारत के बारे में ज्यादा कहेंगे, वहां के पहाड़ी और जंगली इलाकों में। ठीक है, मंगोलाइड की बात करें तो ये आपके लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल, जो उत्तर पूर्वी वाला इलाका है, हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ज्यादा, वहां पर हमें मंगोलाइड प्रजाति देखने को मिलती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय की बात करें तो उत्तर भारत की जो उच्च जातियां हैं उन्हें इसी प्रजाति का माना जाता है। इसमें पंजाब, सिंध, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये सारा जो हमारा उत्तर भारत का इलाका है वो भूमध्य सागरीय प्रजातियों से हुआ है। ठीक है, बना है। अगला है चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष। इनका जो प्रमुख निवास स्थल है वो सिंधु प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में नॉर्डिक, भारत आने वाला अंतिम प्रजातियां समूह, ये आपके विशेषकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या ऐसे कहें कि उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम भारत में आपको नॉर्डिक देखने को मिलेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको ज्यादातर नीग्रो देखने को मिलेंगे, भूमध्य सागरीय आपको उत्तर भारत में मिलेंगे, मंगोलाइड आपको नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा मिलेंगे। ये लोकेशन आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, हो सकता है सवाल आपका बन जाए। ये हमने विभिन्न प्रजातियों की बात करी। अब बात करेंगे जो हमारा मुख्य टॉपिक है, भारत की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। देखिए, जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है और अपने ही समूह में विवाह करता है, उसको जनजाति कह दिया जाता है बेसिकली। ठीक है, यह लिंग पर आधारित श्रम विभाजन के अतिरिक्त अन्य श्रम विभाजन नहीं करता और वंशानुगत या अन्य प्रकार के जनजातीय सरदारों से प्रशासित होता है। यानी ऐसे जनजाति या ऐसे समूह, ऐसे लोगों का समूह जो केवल लिंग आधारित श्रम विभाजन करता है, यानी महिलाओं और पुरुषों के काम यहां पर फिक्स होते हैं कि ये काम महिलाओं के द्वारा किया जाएगा, ये काम पुरुषों के द्वारा, उसके अलावा कोई दूसरा श्रम विभाजन वे नहीं करते हैं। और इनके जो प्रमुख होते हैं वो या तो वंशानुगत होंगे, हर समुदाय का, हर जनजाति में जो समूह बने होते हैं उनका एक ना एक मुखिया होता है, वो मुखिया या तो वंशानुगत होता है या उनके हर बार सरदार वहां पर बनते हैं। ठीक है, उनको कहा गया है, उन लोगों के समूह को कहा गया है जनजाति। इसमें प्रत्येक समूह की अलग अलग भाषा होती है और हर समूह अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। जो जनजातीय होते हैं, जो जनजाति लोग होते हैं, वो अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सांस्कृतिक चीजों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं, अपने अधिकारों के प्रति, जो उनकी जंगल है, जो उनकी भूमि है, उनके प्रति। ठीक है, सर्वप्रथम ठक्कर बापा द्वारा जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ऐसी विशेष लोगों की जाति, ऐसे विशेष लोगों का समूह जिनकी अपनी अलग भाषा होती है, अलग संस्कृति होती है, अलग अलग समूह में रहते हैं, उनका एक मुखिया होता है, उन लोगों को जनजाति कहते हैं। जनजाति के लिए, जनजातियों के लिए सबसे पहले आदिवासी जो शब्द है वो किसने इस्तेमाल किया था? ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। ये 2 क्वेश्चन आपके बने। आदिवासी शब्द का इस्तेमाल जनजातियों के लिए सबसे पहले किसने किया? ठक्कर बापा। आदिवासियों का मसीहा किसको कहते हैं? ठक्कर बापा। ठीक है, भारत के संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है। जो आदिवासी हैं, जो हमने बात करी कि वे विशेष जातियां, और उन विशेष जातियों को ठक्कर बापा ने आदिवासी कहा। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द सबसे पहले उन्होंने दिया। भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा गया है, एसटी कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल 342 में इसके बारे में जानकारियां दी गई हैं कि अनुसूचित जनजाति क्या होगी। अनुसूचित जनजाति वे होंगी जिसमें राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके इनको अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचना जारी करके उनको सूची में शामिल कर सकता है। वो इस आर्टिकल में कहा गया है अनुसूचित जनजातियों के बारे में। ठीक है, तो किसमें है? 342 में है। कौन करता है घोषित? राष्ट्रपति करेगा, अधिसूचना जारी करता है बेसिकली 342 के तहत। ठीक है, उसमें यह प्रावधान किया गया है।
कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा और उसमें जिन जिन जातियों के नाम होंगे उनको उस राज्य की अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। ठीक है, जो हमारा संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ मापदंड हैं कि किस जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल सकता है या दिया जा सकता है। तो वो कुछ मानक हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए। कुछ लोगों का विशेष समूह है, उनमें अगर ये विशेषताएं होंगी तो उनको एसटी का दर्जा मिल जाएगा। भौगोलिक एकाकीपन हो, यानी वो सभी लोगों से हटकर अपने अलग से इलाके में रहें, उनकी विशिष्ट संस्कृति हो, उनमें पिछड़ापन हो, संकुचित उनका स्वभाव हो और आदिम जाति के उनके लक्षण हो। ये अगर उनमें पाए जाते हैं तो उस ग्रुप को, उस जाति को जनजातीय का दर्जा मिल जाएगा। ये संविधान में उल्लेखित नहीं है, लेकिन ऐसे मापदंड माने गए हैं, तो इनको भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा इनमें से कौन सा लक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए मानक में शामिल है या मानक में शामिल नहीं है। ठीक है, जनजातियों के जनगणना के आंकड़े भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, उनको भी देख लेंगे। कुल जनजातीय जनसंख्या कितनी थी 2011 में? 2011 में जो टोटल जनजातीय जनसंख्या थी, यानी एसटी पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो लगभग 10.5 करोड़ के करीब थी, 10.43 करोड़। ठीक है, पूरे देश की जो जनसंख्या थी 2011 में वो 121 करोड़ थी। 121 करोड़ का मात्र 8.5% के करीब भारत में जनजाति निवास करती थी। ठीक है, सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या कहां पर निवास करती है भारत में? मध्य प्रदेश में करती है। मध्य प्रदेश में जितनी आबादी है उसका लगभग 21% हिस्सा एसटी का है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाला राज्य कौन है? वो मध्य प्रदेश है। परसेंटेज में सबसे ज्यादा की बात करें तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा मिजोरम की आबादी है एसटी। ठीक है, सर्वाधिक एसटी वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या वाला राज्य तो हमने देख लिया। केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो दादर नागर हवेली है और परसेंटेज में सबसे ज्यादा वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसटी आबादी वाला राज्य एमपी, केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली, सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला राज्य आपका मिजोरम और सबसे ज्यादा प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप। ठीक है, जनजातियों में लिंगानुपात कितना था? जो भारत की जनजातियां हैं, एसटी हैं, इनमें जो लिंगानुपात था 2011 में वो 990 था। सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा की जनजातियों में था 1046 और सबसे कम जम्मू कश्मीर में था। एसटी साक्षरता दर की बात करें तो इनकी साक्षरता दर 59% थी, जिसमें पुरुष जनजातीय साक्षरता दर लगभग 68.5% है और महिला साक्षरता दर 49.5% के करीब था। ठीक है, तो ये एसटी से संबंधित कुछ जनसंख्या के जनगणना के आंकड़े, लिंगानुपात कितना है, सबसे ज्यादा आबादी कहां है, वो आपसे पूछ लेता है। सबसे कम वाला नहीं पूछेगा क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर एसटी निवास नहीं करती है, जैसे हरियाणा में नहीं करती, पंजाब में नहीं करती, चंडीगढ़ में ये निवास नहीं करते। तो कम वाला कम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, ज्यादा वाला ही आपसे पूछा जाएगा, वही हमने ऊपर देखा। अब बात करेंगे भारत की कुछ महत्वपूर्ण जनजातीय समुदायों के बारे में। यहां से भी सवाल आ जाता है, भील जनजाति से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें, गोंड जनजाति से संबंधित बातें, संथाल से जुड़ी बातें, उन सारी बातों को देखेंगे। फिर जनजातियों से संबंधित विविध तथ्यों को देखेंगे। फिर एक बार जो पूरी लिस्ट है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पाई जाती है उसको यहां पर देखेंगे। चलिए, सबसे पहले भील जनजाति की बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? वो भील जनजाति है। देखिए, कंफ्यूजन होता है कई बार कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है या गोंड जनजाति है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में भील जनजाति का जो प्रतिशत था सभी जनजातियों में लगभग 38% है और गोंड जनजाति लगभग आपके 35 से 36% के करीब है। सभी जनजातियों की हम बात कर रहे हैं, भारत की कुल पॉपुलेशन की से बात नहीं कर रहे हैं। टोटल जो आबादी है एसटी आबादी, उसमें से 38% भील थे और गोंड आबादी लगभग 35 से 36% थी। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन है? वो भील है और यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है। ठीक है, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। तीरंदाजी में काफी पारंगत मानी जाती है भील जनजाति। ठीक है, इनकी आबादी मध्य प्रदेश राज्य में केंद्रित है।
कई सारे राज्यों में पाई जाती है भील जनजाति, वहां पर निवास करती है। राजस्थान में, आंध्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ज्यादा कहां पर है तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, कहां ज्यादा निवास करती है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरी जनजाति है हमारी गोंड जनजाति। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, गोंड शब्द तेलुगु शब्द कोंडा से आया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है, क्योंकि ये टॉप की 2 हमारी जनजातियां हैं तो इनके अर्थ भी पूछे जा सकते हैं। अभी तक नहीं पूछे गए हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। गोंड जनजाति की बोली में गीत को पाटा और गाने को बराना कहते हैं। जनजातियों से संबंधित ऐसे ही सवाल आपके पास आ जाता है, उनकी विशेष शब्दावली को लेकर के, उनके त्योहार को लेकर के, या उनमें अगर कोई प्रथा प्रचलित है उसको लेकर के। तो गोंड जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जो शब्द है वो तेलुगु शब्द कोंडा से आया है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। ठीक है, गोंड जनजाति की बोली में गीत को पाटा कहते हैं और बराना यह गाने को कहा जाता है। ठीक है, ददरिया, कर्मा और सुआ इनके प्रमुख लोक नृत्य हैं। सीधा सवाल आएगा, ददरिया कर्मा किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आप कहेंगे गोंड जनजाति का। इनके मुख्य देवता हैं बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ा पेन, ये इनके मुख्य देवता हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। गोंड जनजाति भी कई सारे राज्यों में निवास करती है, मुख्य तौर पर यह कहां रहती है? छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश सब जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, अगली है हमारी संथाल। भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथालों की। ठीक है, संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम यहां पर निवास करती है। ज्यादातर आपको झारखंड में ये आपको मिलेंगे। ठीक है, संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। उस जनजाति से संबंधित जो विशेष तथ्य है वो पूछ लिया जाता है। तो संथाली भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। किस जनजाति में पुजारी को नायक कहते हैं? वो संथाल है। ठीक है, संथालों की जो सबसे बड़ी आबादी है संथाल जनजाति की, वो झारखंड में ही रहती है। इसके अलावा बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, वहां पर भी ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति भी विशेषकर झारखंड में निवास करती है और इनका एक प्रमुख त्योहार है सरहुल त्योहार। सवाल आता है सरहुल त्योहार किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? मुंडा जनजाति। ये भी आपके अलग अलग राज्यों में निवास करती है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। ज्यादातर आपको ये झारखंड में मिलेंगे। अगली है बोडो। इनका मुख्य क्षेत्र आसाम है। बोडो जो समूह है, बोडो जो जनजाति है, ये अलग अलग जनजातियों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कछारी, गारो, मेच, डिमासा, लालुंग ये सारी जनजातियां हैं। इन्हीं सबको संयुक्त रूप से कहा जाता है बोडो। इसको ध्यान रखना। सवाल ऐसा आता है कि कछारी, गारो, मैच, डिमासा किस जनजाति की उपजातियां हैं? तब आप कहेंगे बोडो। ठीक है, इनकी भाषा भी क्या है? इनकी भाषा बोडो है। मुख्य तौर पर यह असम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगली है थारू। यह यूपी के सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र में और उत्तराखंड में निवास करती है। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है थारू जनजाति। उत्तराखंड में रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति है थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर दिया है कि अब यह प्रथा भी बदलने लगी है, अब ऐसा ये नहीं करते हैं। ठीक है, थारू जनजाति के बारे में और उत्तराखंड की, क्योंकि हम उत्तराखंड के एग्जाम्स को ज्यादा फोकस करते हैं, तो इन जनजातियों के बारे में जो उत्तराखंड की हैं कई बार हमने डिटेल से बात करी है। उत्तराखंड की क्लासेस में आप इनको और ज्यादा डिटेल से जान सकते हैं। जनजातियां वाले टॉपिक में अगर हम बात करें इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, तो आपसे इतना ही क्वेश्चन बना है कई बार पेपर में, कौन सी जनजाति में प्रचलित है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाना? वो थारू जनजाति। ठीक है, नेक्स्ट है भोटिया जनजाति। पर्वतीय इलाकों में निवास करती है। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है भोटिया। यह अपने ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो जब ग्रीष्म काल आता है तो ये पहाड़ी इलाकों के उचले इलाकों में चले जाते हैं, और जब शीतकाल आता है तो वहां से उतर के मैदानों में आ जाते हैं। तो कौन सी जनजाति अपने ऋतु प्रवास के लिए फेमस है? तो वो है भोटिया जनजाति। ठीक है, अगली है नागा। नागा को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नागा जनजाति ज्यादातर नागालैंड में देखने को मिलेगी, नाम से ही बता देंगे। जो नागा जनजाति है ये कुशल योद्धा होते हैं। इनका जो प्रमुख अस्त्र है वो इनका भाला होता है। सवाल आएगा नागा जनजाति का प्रमुख अस्त्र क्या है? इनका भाला।
इनका प्रमुख त्योहार मिथन है। एक पेपर में सवाल आया था, मिथन किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? तो नागाओं का प्रमुख त्योहार है। ठीक है, इन्होंने विभिन्न नागा भाषाओं और असमिया भाषा का मिश्रण नागमिश भाषा को विकसित किया है। जो नागा जनजाति है, इनके द्वारा अलग अलग नागा भाषाओं और असम की जो भाषा है असमिया, उनके मिश्रण से इन्होंने एक नई भाषा विकसित की है जिसे नागमिश कहा जाता है। ठीक है, अगली है मीणा। मीणा जो जनजाति है, ज्यादातर आपको मुख्य तौर पर पूरे भारत में ये राजस्थान में देखने को मिलेंगे, राजस्थान में निवास करते हैं। इस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। क्वेश्चन आता है नाता प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो आप कहेंगे मीणा जनजाति में। ठीक है, इस प्रथा के तहत बेसिकली अगर किसी महिला या किसी पुरुष की पत्नी या किसी महिला के पति का निधन हो जाता है या उनका तलाक हो जाता है और वो किसी दूसरे पुरुष या महिला के साथ रहना चाहते हैं, तो बिना किसी बड़े रीति रिवाज को किए, बिना किसी रस्म को किए वो रह सकते हैं इस प्रथा के तहत। ठीक है, अगर पति या पत्नी जीवित है तो पहले वाले पति या पत्नी को थोड़े बहुत पैसे वहां पर दिए जाते हैं जिसे नाता पैसा कहा जाता है। यही यह प्रथा है। ठीक है, इसके बाद कोई भी ऑफिशियल तरीके से शादी की आवश्यकता नहीं होती है, समाज में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। तो इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद रहे नाता प्रथा किसमें प्रचलित है? तो मीणा जनजाति में प्रचलित है, राजस्थान में। अगली है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। टोडा जनजाति पशुपालक है, भैंस पालने का काम ये करती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो आपके तमिलनाडु में मुख्य रूप से मानी जाती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर इनके जो मूल निवासी हैं वो टोडा जनजाति है। सवाल आता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर या नीलगिरी की पहाड़ियों की मूल निवासी कौन है? वो टोडा जनजाति है। जो टोडा जनजाति है इस समूह में निवास करना पसंद करती है। कन्या वध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा हमें देखने को मिलती है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने भारत की प्रमुख जनजातियों से जुड़े हुए सवालों को देखा। अब बात करेंगे जनजातियों से जुड़े हुए विविध तथ्यों के बारे में। यहां से डायरेक्ट आप पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं भारत की अलग अलग जनजातियों को लेकर के, किसमें क्या प्रथा है, किसमें क्या चीज है, किसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब उन क्वेश्चंस को यहां पर देखेंगे। सबसे पहला है जारवा जनजाति। देखिए, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार में रहती है। इसे दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। तो सीधा सा क्वेश्चन, किस जनजाति को दुनिया की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है? तो वो है जारवा जनजाति। ठीक है, कहां रहती है? अंडमान निकोबार। शोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है। अंडमान निकोबार की जनजातियां बहुत बार पूछ ली जाती हैं। तो जारवा भी वहीं की है, शोम्पेन भी वहीं की है, सेंटिलीज जनजाति भी वहीं की है। ठीक है, नायर जनजाति जो केरल में निवास करती है, इनमें परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है। सीधा सवाल आएगा, परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की जो प्रथा है या जो अवधारणा है वो किस जनजाति में प्रचलित है? नायर जनजाति जो केरल में निवास करती है। बेसिकली यह जो अवधारणा है वो ये है कि शादी के बाद जो महिला है वो अपने ही घर पर रहेगी, पति उसी के घर में आता जाता रहेगा। जब उनके बच्चे होंगे तो वो भी महिला के ही घर से उनकी परवरिश होगी। इसी को कहा जाता है, क्योंकि पति का आना जाना वहां पर लगा रहता है, पत्नी पति के घर में नहीं जाती है। इसी प्रथा को या इसी अवधारणा को विजिटिंग हस्बैंड कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ प्रथाएं आपसे पूछ ली जाती हैं, जैसे हमने ऊपर नाता प्रथा देखी, और अब यहां पर ये वाली, ये किसमें प्रचलित है? नायर जाति कहां रहती है? केरल में रहती है। ठीक है, ग्रासिया नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति है। सीधा सवाल आएगा, ग्रासिया जनजाति कहां निवास करती है? आप कहेंगे राजस्थान में। कौन सी जनजाति नाच गाकर अपनी जीविका चलाती है? तो आप कहेंगे ग्रासिया जनजाति। कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। तो देखिए, जो कोरबा जनजाति है, कोरबा आदिवासी हैं, इनमें विवाह के लिए, पुनर्विवाह के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? मेयारी शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोरबा जो जनजाति है विशेषकर आपके झारखंड में देखने को मिलती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, वहां पर। सीधा सवाल, किस जनजाति में पुनर्विवाह को मेयारी कहते हैं? तो वो है कोरबा जनजाति। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान टंडा कहलाता है। जो बिरहोर जनजाति है या आदिवासी हैं, यह आपके झारखंड, बिहार में ज्यादा पाई जाती है और इनके आवास को टंडा कहते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। बिलमा नृत्य बैगा जनजाति, बैगा जनजाति आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में मिलती है, इनके द्वारा किया जाता है। तो कौन सी जनजाति बिलमा नृत्य करती है? बैगा जनजाति। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा था कि ददरिया कर्मा वो किसका लोक नृत्य था? वो
गोंड जनजाति का नृत्य था। इसी प्रकार जो बिल्मा नृत्य है ये किसका है? बैगा जनजाति का है। बुंजिया जनजाति ये छत्तीसगढ़ में है। इनमें रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। तो किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? वो है आपकी बुंजिया जनजाति, ज्यादातर छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इनके जो रसोई घर होते हैं वो घर के बाहर बने होते हैं। ठीक है, अगला है कमार जनजाति। कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित होती है। ठीक है, जो कमार जनजाति है आपकी ये मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इनमें निवास करती है और पारंपरिक रूप से इनकी आजीविका बांस पर आधारित होती है। संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से नरी कोरवन जो तमिलनाडु का एक जनजातीय समुदाय है, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश का, कड़ू करुआ समुदाय कर्नाटका का सहित देश के 5 राज्यों के 15 जातियों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी थी। देखिए, सन 2022 में संविधान के अंदर अनुसूचित जनजातियां आदेश जो विधेयक था उसमें संशोधन किया गया। 105वां संवैधानिक संशोधन था। इसके माध्यम से 15 जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया। ये 15 जातियां जो थी 5 अलग अलग राज्यों की थी, जिसमें नरी कोरवन प्रमुख है तमिलनाडु की, हट्टी प्रमुख है हिमाचल की, कड़ू करवा प्रसिद्ध है आपके कर्नाटक की। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है कि कब ये संशोधन हुआ, कितनी जातियों को जनजाति का दर्जा मिला? तो 15 जातियों को मिला था। ठीक है, इसमें तमिलनाडु की नरी कोरवन है, कुरु विकरण है, 2 हो गई। हिमाचल की हट्टी समुदाय है 3, कर्नाटक का कड़ू करुआ है 4, छत्तीसगढ़ से भगत, भगतिया, पारधी, गौड़ और राजगोंड इनको जनजाति का दर्जा मिला, और यूपी से धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड इनको शामिल किया गया। तो टोटल ये 15 जनजातियां हैं जिनको शामिल किया। नाम नहीं पूछेगा लेकिन संशोधन, वर्ष, संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई। 2011 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों समुदायों की जो संख्या थी, अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या थी वो 705 थी, 15 को और मिल गया, अब ये 720 हो गई। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। सीधा सवाल, चांगपा या चंपा समुदाय या जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इलाके में निवास करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार हैं। नॉर्थ ईस्ट की कुछ जनजातियां जिनका क्रम लगाने को आता है, अरुणाचल के हिमालयी क्षेत्र में ऐसी जनजातियों का क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन है? सबसे पहले मोनपा है, फिर डफला है, फिर अबोर है, मिश्मी है, निशी है और नागा है। ठीक है, नागालैंड की कोनियाक जनजाति जो है आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। हेड हंटर यानी ये अपने दुश्मनों का सर धड़ से अलग कर देते थे और उस घटना को काफी सेलिब्रेट करते थे, काफी उसे यादगार मानते थे। हालांकि धीरे धीरे अब काफी कम इसे कर दिया गया है, लगभग यह खत्म हो गया है। ठीक है, फिर भी आपने इसको ध्यान रखना है कौन सी जनजाति हेड हंटर के नाम से जानी जाती है, तो वो है नागालैंड की कोनियाक जनजाति। कोनियाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की नागरिकता भी प्राप्त है। जो कोनियाक जनजाति है इनका जो प्रमुख गांव है लोंगवा गांव, यह आपके नागालैंड में पड़ता है और कुछ इलाका इसका म्यांमार में भी आता है। यहाँ के लोगों को म्यांमार और भारत दोनों की नागरिकताएं प्राप्त हैं। ठीक है, ये हमने जनजातियों से संबंधित विविध तथ्यों को देखा। हमने पहले प्रजातियों की बात करी, फिर भारत की जनजातियों की बात करी, 2011 के आंकड़े देखे, प्रमुख जनजातियों को देखा और फिर जनजातियों से संबंधित विविध तथ्यों को देखा जहां से डायरेक्ट आपके वन लाइनर बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे राज्य और उनसे संबंधित जनजातियों के बारे में। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट और छोटा सा टॉपिक है जहां से सवाल बन जाता है, जनजातियों के बारे में संवैधानिक प्रावधान, यानी जनजातियों से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो उनको याद कर लीजिए, उनको नोट कर लीजिए, उनके नोट्स बना लीजिए क्योंकि सवाल बन जाएगा। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 46, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जो कमजोर वर्ग हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 46 में कहा गया है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा है आर्टिकल 244(1), जिसमें जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है।
तीसरा है 275 एक, जिसमें एसटी वाले जो राज्य हैं उनको अनुदान की बात कही गई है, अनुसूचित जनजातियों वाले राज्यों के लिए अनुदान की बात कही गई है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 330, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण, सीटों का आरक्षण, वो 330 में है। इसी का छोटा भाई 332, जिसमें विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण है। इसी के आधार पर एक और है 334, लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित विशेष प्रावधान, वो 334 में है। 330 में दोनों के लिए लोकसभा में, 332 में दोनों के लिए विधानसभाओं में, 334 में दोनों के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में विशेष प्रावधान। इसके बाद एक अनुसूची है, अनुसूची 5, अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। और फिर अनुसूची 6, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों के प्रशासन और उनके संबंधित प्रावधान। ठीक है, तो ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था में किसके लिए क्या प्रावधान है, कहां पर, वो हमने देखा। अब बात करेंगे राज्य और संबंधित जनजातियां। इनको आपने याद नहीं करना है, लेकिन जब भी आप इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ें या जनजाति वाला चैप्टर पढ़ें, एक बार आपने इस लिस्ट को देख लेना है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि कौन सी जनजाति कहां निवास करती है। हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट है वो हमने सब ऊपर कर ली है, वहीं से आपके पास सवाल बनेगा, गोंड कहां निवास करती है, संथाल कहां रहती है, टोडा जनजाति कहां रहती है, इस प्रकार से नयार जनजाति कहां रहती है, वो सब हमने ऊपर देखा। लेकिन इस लिस्ट से भी सवाल बन जाते हैं, इसीलिए इसको यहां पर लिया गया है। राज्यवार यहां पर जनजातियों की पूरी सूची है। आंध्र प्रदेश में बगाता, लंबाड़ा, कोड़स, स्वारा, गदवा, कुबी ये जनजातियां हैं। सभी जनजातियों को आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जैसे बुंजिया है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, जो जो इंपॉर्टेंट है केवल उनको यहां पर देखते हैं। इसके अलावा आपसे कोरकू के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद गोवा की, क्योंकि दो ही यहां पर जनजातियां हैं, वेलिप और गवाड़ा, कहां की रहती है, कहां निवास करती हैं, गोवा में। गुजरात की बात करें तो डाफर, डफरा या जिसे डबरा कहते हैं, टोडिया हो गया, पटेलिया हो गया, चारण, रथवा, यह गुजरात की जनजातियां हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हट्टी समुदाय को याद करेंगे, इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी 2022 में से शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बक्करवाल जनजाति कहां रहती है, पेपर में आया है, जम्मू कश्मीर में रहती है। झारखंड की बात करें, असुर जनजाति हो गई, भुइया हो गई, भूमिज हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कौन है झारखंड की, हमने ऊपर देखी, गोंड जनजाति हो गई, कोरबा जनजाति हो गई, बिरहोर हो गई, वे सारी जनजातियां। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से कुडु कुरुबा को आपने ध्यान रखना है क्योंकि अभी से हाल ही में शामिल किया गया। हक्की पिक्की जनजाति कहां निवास करती है, कर्नाटका में निवास करती है। केरल की बात करें तो केरल से उराली है, इरूला है, सोमाली है, पनियान है, ये कहां की है, केरल की है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां हैं हमने ऊपर देखी, भील जनजाति है, इसके अलावा कोल जनजाति भी पाई जाती है, वो भी वहां पर निवास करते हैं। सहरिया जनजाति निवास करती है, बंजारा जनजाति वहां पर निवास करती है, लेकिन प्रमुख जो है वो भील है। उनके अलावा इनको आप याद करेंगे। इसके साथ है उड़ीसा, उड़ीसा में बोंडा है, जिसमें आपका जुआंग आ गया, कौंद आ गया, ये उड़ीसा के हैं। राजस्थान की हमने ऊपर प्रमुख देख ली थी, मीणा जनजाति। उनके अलावा ग्रासिया, जो हमने ऊपर देखा कि नाच गा करके अपना ये आजीविका चलाते हैं, ये भी राजस्थान की है। तमिलनाडु की है कोटा, टोडा कोटा, और साथ में जो प्रमुख है उसे हमने ऊपर देखा, टोडा। तेलंगाना की पहाड़ी रेड्डी, कुलिया, थोटी, तेलंगाना की है। यूपी की है धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, अभी हाल ही में इनको दिया गया दर्जा। उत्तराखंड की आप सभी जानते हैं, थारू जनजाति, राजी जनजाति, बोक्सा, भोटिया और जौनसारी। पश्चिम बंगाल की याद करेंगे, लोघा। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में है आपकी मोम्पा है, डबला है, सुलुंग है, मिश्मी है। असम की देखेंगे, दिमारा, कोछारी, अबौर, मिकिर, कार्बी, लुशाई जनजाति असम की है। मणिपुर में कुकी है, मैती है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसी प्रकार इन सारी को आप देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आता है, वो ये वाला है। ठीक है, ओंजे, जारवा, जरना, सेंटिलीज, सोमपेन, येरे, केडे, टाबू कहां की जनजातियां हैं, ये अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। ये कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो किसी विशेष राज्य में ही आपको देखने को मिलेंगे, किसी विशेष राज्य में निवास करती हैं। जो ज्यादा राज्यों में निवास करती है, जैसे संथाल है, हमने देखा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, वहां निवास करती है। सबसे ज्यादा संथाल कहां निवास करते हैं, झारखंड में निवास करते हैं। इसके अलावा एक जनजाति है, उसका नाम याद करेंगे, लेपचा जनजाति। लेपचा जनजाति आपके सिक्किम और बंगाल में निवास करती है, ज्यादातर सिक्किम में निवास करती है। लिंबू जनजाति, ये भी सिक्किम में निवास करती है।
हो जनजाति कहाँ निवास करती है? हो जनजाति भी आपके बिहार, झारखंड, उड़ीसा इन इलाकों में ज्यादा निवास करती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जनजातियां जो अलग अलग राज्यों में भी हमें देखने को मिलती हैं, वहां पर निवास करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जनजातियों से संबंधित सवालों को देखा, जनजाति से संबंधित चीजों को याद करने का प्रयास किया, भारत की प्रजातियों के बारे में जाना, यहाँ की जनजातियों के बारे में जाना, प्रमुख जनजाति से संबंधित अगर कोई तथ्य थे तो उनको कवर किया, विविध तथ्यों को देखा। राज्यवार वाली जो सूची है उसको आपने याद नहीं करना है, लेकिन जो प्रमुख जनजातियां वाला हमने ऊपर जो टॉपिक देखा उसको पहले याद करना है। उसके बाद आपने इस लिस्ट को केवल एक बार देखना है। जब भी आप टॉपिक पढ़ें तब आपने देखना है, ताकि आपको आइडिया लग सके कौन सी जनजाति कहां पर रहती है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमने ऊपर कवर किए, जनजातियों से संबंधित तथ्य, उनकी प्रथाएं, उनकी संस्कृति, उनके लोक नृत्य और उनके स्थान, वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।